ओके। आज फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो मेंस पेपर है, यूपीएससी 2020 मेंस पेपर जो आज कंडक्ट हुआ है, पहला जनरल स्टडी का। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पेपर, जनरल स्टडी के पेपर के बारे में पूरा पेपर का रिव्यू हम करेंगे। आज जिसका एग्ज़ाम था जनरल स्टडी पेपर 1 का, वो कंडक्ट हो चुका है और हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए। जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर उसकी कितना टफ था, इजी था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कितना हमने आज के इस एजुकेशन चैनल पे हम लोगों ने कितना कवर किया हुआ था। जो एजुकेशन चैनल से आप कनेक्ट हुए हैं, पिछले 4 महीनों में ऐसे कितने टॉपिक थे जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आए हैं, और जो आपको मेंस के क्वेश्चंस, मेंस क्वेश्चन मैं देता था यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए, उसके कितने क्वेश्चंस आए हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू एजुकेशन चैनल, एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 मेंस पेपर जनरल स्टडी 1। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया है इस पेपर का, ये मैं बता दूं, ये पेपर जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स 250 का है। 3 घंटे का ये पेपर था और हिंदी एंड इंग्लिश में ये पेपर है। लेते हैं हम लोग पहले इंग्लिश में ये बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इट्स रिगार्डिंग द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। 150 वर्ड्स में आंसर देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 शब्द में लिखना, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है और आर्ट एंड कल्चर का, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 पार्ट है इसमें। पहले तो रॉक कट आर्किटेक्चर है क्या, तो रॉक कट आर्किटेक्चर में जितने भी आपके अजंता एलोरा है, एलिफेंटा केव्स हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इनसे ये कहता है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, मतलब इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो ऑब्वियसली आप 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे कि एक रॉक कट आर्किटेक्चर है क्या, तो आप बात करेंगे जो आर्किटेक्चर मिले हुए हैं, अजंता एलोरा हो, चाहे बिहार के आर्किटेक्चर हो और भीमबेटका हो, ये सब के बारे में आप बात करेंगे। देन आप बात करेंगे कि उनसे क्या मालूम चलता है, तो उनसे मालूम क्या चलता है, आर्ट के बारे में, किस तरीके का आर्ट था, किस तरीके की खुदाई करते थे, देवी देवताओं की कृतियाँ बनती थी, पौराणिक जो देवी देवता है उनके बनते थे। बुद्धिज़्म के बारे में आप बात करेंगे कि बुद्धिज़्म के जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो डेपिक्ट होते हैं इससे। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पार्ट में आप डिवाइड करके इसको खत्म कर देंगे, मतलब क्या क्या आपको किस किस तरीके का आर्किटेक्चर है, आर्ट के बारे में क्या मालूम चलता है और हिस्ट्री के बारे में क्या मालूम चलता है। तो हिस्ट्री में आपके जो राजा है या बुद्धिज़्म जो काल रहा, ये चीज़ के बारे में आप इजीली यू कैन टॉक। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इजीली अगर आपने किताब पढ़ी होगी, बेसिक जो मैंने आपको बताई है, कितनी बार बता चुके हैं, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है और आर्ट एंड हिस्ट्री की, तो यू कैन ईजिली आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, पाल पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। एनुमरेट। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्दों में। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आपको मालूम है कि जो पाल पीरियड था ये 8वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक रफली था, और इसमें जो बुद्धिज़्म का जो है काफ़ी बड़ा उत्थान हुआ। इसमें आप बात कर लेंगे कि ये जो पाल जो डायनेस्टी थी, ये इट वाज लाइक फ्रॉम वेयर टू वेयर, किस तरीके से बिहार, बंगाल ये सब में थी, और किस तरीके से बुद्धिज़्म में सिग्निफिकेंट फेज थी, क्योंकि पैट्रोनेज मिला हुआ था। पाल पीरियड में पैट्रोनेज मिला हुआ था महायान बुद्धिज़्म जो सेक्ट है उसको, और इसके जो राजा हुए उन्होंने भी बुद्धिज़्म का बढ़ावा किया। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो काम हुआ, नालंदा, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें भी इस दौरान काफ़ी काम हुआ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की बुक आपने पढ़ी होगी, तो आप बहुत अच्छे से 10 नंबर का ये क्वेश्चन 150 शब्दों में कैन ईजिली आंसर। सो आई मार्क दिस क्वेश्चन इज ईजी। तीसरा क्वेश्चन है, evaluate the policies of Lord Curzon and their long term implication on the national movement। लॉर्ड कर्जन की नीतियों
एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ये तो अगर कुछ भी ना इसमें से क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन तो आप 10 नंबर में से आप 100% कर लेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहली किताब एनसीईआरटी की भी उठाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी हुई है तो आप भर भर के इसमें आंसर करेंगे। तो डायरेक्ट लिंक है कि लॉर्ड कर्जन कौन थे, क्या उनकी पॉलिसी थी। तो महत्वपूर्ण, बाकी अपार्ट फ्रॉम अदर पॉलिसीज जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज थी वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का। पार्टीशन बंगाल को डिवाइड कर दिया, और क्यों डिवाइड किया उसके भी कारण आपको मालूम होंगे अगर आपने एनसीईआरटी या बिपिन चंद्रा पढ़ी है। और क्योंकि जितने भी मूवमेंट थे उस समय आपके, वो सभी वहाँ से उठ रहे थे। डिवाइड करने के कारण कि कम्युनलिज्म लाइन पे डाइवर्ट कर दो पूरा नेशनल मूवमेंट, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हुए, आफ्टर इफेक्ट हुए स्वदेशी मूवमेंट रहा, लोगों की जागरूकता बढ़ी। लाइन से बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी अगर सीरियस है, और मुझे लगता है जो प्रीलिम्स क्लियर किए हैं वो सीरियस है, और जो लोग तैयारी करने हैं आई थिंक उनके लिए भी, जो अभी तक एनसीईआरटी अगर आपने हिस्ट्री की पढ़ ली होगी तो आप इजीली यू कैन आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन, डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। ये हिंदी में है, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिक की अभिलक्षण का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो सरकम पैसिफिक जोन है, मतलब जो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन है, कहाँ है पैसिफिक ओशियन। अगर आप मैप की बात करें, मैं बार बार जब भी आपको ये पढ़ाता हूँ या जब भी आपको देता हूँ मैं वीडियो, तो उसमें मैं बात कहता हूँ कि तुरंत जाइए और तुरंत देखिए कि कौन सा ओशियन है, कौन सी कंट्री है, इसीलिए ताकि आप विजुलाइज कर लीजिए। तो अगर आपने, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो इजीली दे कैन आंसर की पैसिफिक जोन क्या है। एंड सरकम पैसिफिक मीन्स जो पैसिफिक का जो घेरा है। तो पहले पैसिफिक कहाँ का है, आपको अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसके आपको वेस्ट में मिलेगा, और आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके ईस्ट में मिलेगा। तो ये पूरा सरकम पैसिफिक जोन है। अब ये कह रहा है कि ये तो एरिया हो गया, काम क्या करोगे, अगर आप काम कर सकते हैं तुरंत जाके मैप ड्रॉ कर दो, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा अगर आपको क्लियर है कौन कौन सी, रफ मैप, नॉट एग्जैक्ट आपको ड्रॉ करना, रफ मैप आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप बात करिए कि क्या है इसके जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जापान की अगर याद भी नहीं आ रहा तो याद करिए आप, जापान में क्या रहता है, अर्थक्वेक रहता है, वैसे एरियाज में क्या की वोल्केनोस है, अर्थक्वेक है, ओशियन करंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। बेसिक पैसिफिक, अगर एनसीईआरटी की आपने बुक पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यू कैन ईजिली आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मैप अगर एक्स्ट्रा बना देंगे तो और अच्छी बात है। ईजी क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा मैं, 5th क्वेश्चन है ये है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल। मरुस्थलीकरण की प्रक्रम की जलवायु सीमाएं नहीं होती है, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बन जाना, ऐसे में मतलब एरिड जो एरिया बन जाना जहाँ पे कि पानी की कमी होगी, डेजर्ट टाइप बन गया। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है बेसिक, तो यू कैन इजीली आंसर, एग्जांपल के साथ में इसको दे सकते हैं। तो ये भी कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, इन सिलेबस है, इजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज में कई बार बात की हम लोगों ने कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये होगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि अगर वो पिघल जाएंगे तो जो आपके जल संसाधन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एवेलुएट कर सकते हैं। हिमालयन ग्लेशियर पे आप जाइए, हिमालयन ग्लेशियर से मैक्सिमम नदियाँ आपकी निकलती हैं। आप गंगा ले लीजिए, बाकी सभी वहीं से हैं। और आप कहिए, फिर उसमें आप लिखिए कि किस तरीके से रिसोर्सेज पे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इमीडिएट एज में बाढ़ भी आ सकती है, लॉन्ग टर्म आपके जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको एवेलुएट करना है। तो बेसिक ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी की बेसिक ज्योग्राफी, पहले ये क्लियर है कि हिमालयन ग्लेशियर है क्या, वहाँ से किस प्रकार की नदियाँ निकलती है, और अगर वो पिघल जाएंगे तो कैसे वाटर लेवल बढ़ेगा और क्या क्या उसमें फ़ायदा आपको हो सकता है, नुकसान हो सकता है। देन यू कैन टॉक अबाउट कि वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, फ्लड की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 150 वर्ड्स है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपने लिखना है। तो ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जाम्पल। वर्तमान में लौ एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। कारण बताइए मतलब जो आपका लोहा है या फिर आपके कच्चे माल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल क्या हो गए आपके, आपका आयरन हो गया, कोल हो गया। तो ये एरियाज कौन से, अगर आप देखोगे आप बात करोगे झारखंड की बात करोगे, बिहार की बात करोगे, आप उड़ीसा की बात करोगे, तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। इंडस्ट्रीज आपकी अलग अलग जगह पे सेटअप हो रही है। तुरंत क्या कर सकते हो आप, तुरंत बेसिक ज्योग्राफी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ज्योग्राफी में कितनी बार मैप दिखाया गया है कि आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के ये क्वेश्चन है, मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी पढ़ी है, तुरंत आप लिखिए और एनसीईआरटी खोलिए, इसमें कारण भी बता रखे हैं कि क्या क्या कारण है। तो ऑब्वियसली पोर्ट की उपलब्धता है, आपके नीचे अगर पोर्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, स्किल्ड लेबर है, तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो मैप तुरंत बना दीजिए। इसमें क्या करना है, जो नए बच्चे अभी या सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, तुरंत अगर बना सकते हैं मैप, एनसीईआरटी वाला मैप तुरंत बनाइए, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए और इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए, कारण लिख दीजिए, जो सिंपल एनसीईआरटी में दिया उसके रीजंस लिख दीजिए, एक दो मैंने आपको बता दिए। इजी क्वेश्चन। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं सब, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो लोग तैयारी अभी कर रहे हैं, जो चैनल से जुड़े हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ये लगे जो बार बार मैं बताता हूं, जो या कितने लोग बताते हैं, चाहे आप कोचिंग में इस बात को सुनिए या बाकी जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, बार बार बताते हैं कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और बेसिक किताब पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। अभी तक मैं 7 क्वेश्चन देख रहा हूं और 7 क्वेश्चन में जो बेसिक किताबें हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ी है, 2 बार पढ़ लो, एनसीईआरटी भले 3 बार पढ़ लो, और जो आपको थोड़ी बहुत स्किल्स बताए जाते हैं कि तुरंत आप मैप बना दो और बॉक्स बना दो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। एग्जामिनर आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, आधे नंबर तो आपको इसके मिल जाएंगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत रफ इंडिया का मैप में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, वो समझ जाएगा कि बच्चे को आधा पता है। और फिर रीजन पॉइंट वाइज लिख दीजिए, आराम से आप नंबर स्कोर करेंगे। इसीलिए बार बार जो बताया जाता है उसको ध्यान से समझिए। 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 7 आराम से सॉल्व हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं एनसीईआरटी और बेसिक किताबों के अलावा। 8वां क्वेश्चन, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, एलोबरेट योर आंसर विद इलिस्ट्रेशन। हिंदी में क्या पढ़ देता हूं, सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। समझ लीजिए क्वेश्चन कहता है कि जाति का रेलेवेंस खत्म हो गया है, तो आपको एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देके किस तरीके की जाति का प्रभाव नहीं है, और कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से कि जाति अभी भी किस तरीके से प्रेवलेंट है, चाहे वोटिंग हो चाहे इलेक्शन हो, इनको। और मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी को समझने में, तो मल्टी कल्चरल है ही हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, तो उनको क्या जाति को अलग करके उनको समझ सकते हो। तो मतलब अभी बिल्कुल भी, अगर आप आंसर की बात करें कि आंसर देना है, तो आंसर में दोनों ही पॉइंट है, बिल्कुल ही कास्ट को आप बाहर नहीं कर सकते हो, अभी भी कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी कुछ अगर आप धीरे धीरे आप अर्बन एरियाज़ में जाएंगे, जितने भी शहरी एरियाज़ में जाएंगे, या एक तबका लेंगे पढ़े लिखे, तो वो भी चेंजेस आए हैं कि वो जाति के अलावा वो कॉमन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जातिगत आधार पे पहले कार्य डिस्ट्रीब्यूशन था कि फलाना जाति के हैं तो यही कार्य करेंगे, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो टूटा है। लेकिन उसके अलावा कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑब्जर्वेशन हैं या कुछ इस तरीके की मान्यताएं हैं, वो भी अभी जाति स्पेसिफिक है, तो वो आप लिख सकते हैं कि काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अभी भी बाकी है। लेकिन आपको एग्जाम्पल देने, और एग्जाम्पल अगर आप बेसिक चीज़ें आप इसमें आपको काम आता है, जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी चीज़ें काम आती हैं, उसमें से आप एग्जाम्पल आप इजीली दे सकते हैं। लगातार जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं, कितनी बार कास्ट पे एडिटोरियल आया, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की किताब, इंडियन सोसाइटी और ये सब आपने पढ़ी है, ईजिली आंसर देंगे। मिक्स किससे करना है, कुछ एग्जाम्पल से, दैट्स ऑल। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इलेक्शंस का भी, आप अपनी तरफ देखिए ना, आप दो इलेक्शंस का एग्जाम्पल दे दीजिए
कि अगर इलेक्शन का आपको डेटा है कि किस तरीके से पहले कास्ट पे बंदी हुई थी पार्टियाँ कि फलाना कास्ट फलाना पार्टी को देगी, लेकिन रिसेंट में एग्जांपल दे दीजिए कि रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें कास्ट के बियॉन्ड जाके लोगों ने फलाना फलाना इस तरीके से वोटिंग की। तो आप कुछ भी ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो आपके एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए और एग्जाम्पल आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, जो आप न्यूज़पेपर आप जो मैं बताते रहता हूँ आपको न्यूज़पेपर में, उसमें से एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वेरी इजी। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने, कितनी बार कह दिया था कि क्वेश्चन आना ही आना है कोविड के ऊपर और गरीबी और इसके ऊपर। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हैं चैनल से कम 3-4 बार इसकी आंसर राइटिंग कर चुके हैं कि कोविड-19 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, गरीबी की, माइग्रेशन के इश्यूज कैसे आए, लोगों के रोजगार कैसे चले गए। बस करना क्या था, जो मैंने आपको आंसर राइटिंग दी थी तो मैंने आपको कह दिया था कि मेरे को सिर्फ आंसर पॉइंट्स चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स पे मांग रहा है, भाषण नहीं जानना है, डिस्कशन बहुत किया है। तो मैं इसीलिए आपको आंसर राइटिंग कहता हूं बार बार कि आप आंसर लिखिए। क्यों आंसर लिखेंगे? क्योंकि जो जितना आपकी सोच है, जितनी आपकी थॉट्स है, क्योंकि बहुत कुछ सोचता है आदमी, लेकिन जब आप उसको 20 पॉइंट लिख देते हो, जो मैं आपको देता हूं 20 पॉइंट में एक बार आपने लिख लिया, वो 20 पॉइंट में से अगर आपने 15 भी वहां पे लिख लिया तो आप आराम से नंबर उसमें अच्छे स्कोर करने जा रहे हो। पॉइंट्स कोई नए नहीं है, जो हम पेपर पढ़ा हमने पिछले 6 महीनों में और एडिटोरियल पढ़ा है, पेपर पढ़ा है, वही सब पॉइंट्स हैं। दो चीज़ें मैंने आपको कहा था, इकोनॉमिक डेटा मैंने आपको बार बार बताता हूं कि ये अपने नोट्स में डाल दीजिए। तो अगर आपने नोट्स में वो इकोनॉमिक डेटा रख दिया था कि इतने % माइग्रेट हुए, इनफॉर्मल सेक्टर की मैंने बात की कि इनफॉर्मल सेक्टर में इतने लोग काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में, ये डेटा यहां पे देना है। सिर्फ पैराग्राफ नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट द डेटा। और वो डेटा में जब भी आता है वो बार बार हम बता देते हैं कि इसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो वो अगर आप लिख रहे हैं तो ईजिली आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, पहले ही बताया था। ओके, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। हिंदी में, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आप लिंक करिए सोशियोलॉजी से एंड लिंक करिए बेसिक, आप लिंक कर दीजिए इसको करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स का मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने कवर किया था तमिलनाडु पॉलिटिक्स, मैंने कवर किया था। और तमिलनाडु पॉलिटिक्स में अभी 1 महीने पहले ही कई पॉइंट्स मैंने बताए थे कि किस तरीके से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, एक अच्छा खासा एडिटोरियल था, हमने डिस्कस किया था। एंड देन आई हैड गिवन यू क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था मेंस का, तो आपने उसको उठाना, मतलब किस तरीके से साउथ इंडिया में, खासकर से तमिलनाडु में देखेंगे कैसे जो भाषा है, हिंदी भाषा का विरोध है, वो अपनी भाषा को प्रमुख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो कल्चर है, उनको लगता है कि हमारा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो उसको प्रभाव देते हैं। तो उस समय हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हमने कई चीज़ें डिस्कस की है। नॉर्थ ईस्ट में आपको याद होगा, मैंने लगातार आपसे पूछते रहता हूँ कि ट्राइबल काउंसिल क्या है, ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल क्या है। तो ये सब क्यों बनाए गए हैं? अपनी सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो यही घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि रीजनिज्म है, क्यों है रीजनिज्म? कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से रीजनलिज्म है, राइट। तो आप एग्जाम्पल दीजिए, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दीजिए, आप गुजरात का एग्जाम्पल दीजिए, राजस्थान का दीजिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, साउथ इंडिया की बात करिए, और उसमें आप इन चीज़ों को लिखिए कि किस तरीके से हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए रीजनलिज्म को हम काफ़ी हद तक बढ़ावा देते हैं। और उसको एंड में कॉन्ट्रडिक्ट भी मतलब उसको विरोध भी कर दीजिए कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जब ग्लोबल लेवल पे बात होती है तो इंडिया इज़ वन कंट्री। और नॉन रीजनलिज्म का भी यूनिटरी, उसके भी आप लास्ट में उसको कंक्लूड वैसे कर लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजन एंड कल्चरल असर्टिवनेस इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, स्टिल वी हैव वन कंट्री। एंड आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और भी आप दे सकते हैं फार्मर प्रोटेस्ट का भी। फार्मर प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं और वो भी एक तरीके से कल्चरल है। उनका कल्चरल क्या कल्चर है, आप लिंक कर दीजिए एमएसपी से, लिंक कर दीजिए कि वहाँ पे कल्चर है कि जो खेती होती है वो एमएसपी ओरिएंटेड है, वो एक कल्चर था, वो भी एक कल्चर का पार्ट है कि किस खेती का प्रकार भी कल्चर का पार्ट है। तो आप उसको उठा के लिंक कर दीजिए कि किस तरीके से फिर
वो वहाँ पे रीजनलिज्म असर्टिवनेस है। मतलब इस तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जितने भी यूनिक एग्जाम्पल आप देंगे उतने ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। तो कुछ नहीं था इसमें सोशियोलॉजी अगर एनसीईआरटी की पढ़ी आपने उसको लिंक कर दीजिए आप करंट अफेयर से, और अच्छे 2-4 एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए इसमें। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, नाउ विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। मतलब भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना व आकार देने एवं उसकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया की जो सोच थी, जो ट्रेडिशन था, उसी की वजह से मॉन्यूमेंट्स और आर्ट बढ़ा हुआ है। तो इसमें आप बात करिए, कहीं से लेके कहीं तक की बात करिए। आप चलिए अजंता एलोरा में चलिए, आप चलिए संगम लिटरेचर में कुछ बात उसकी कर लीजिए, फिर आप कुछ आ जाइए मुगल्स में आ जाइए, उसकी बात कर लीजिए, और बुद्धिज़्म जो आर्किटेक्चर है और वो जो फिलॉसफी थी उसकी बात कर लीजिए। तो इसमें एग्जाम्पल्स के साथ आप दे सकते हैं कि जो आर्ट है और मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं, तो मॉन्यूमेंट्स एग्जांपल दीजिए, आर्ट का एग्जांपल दीजिए, और उस समय की फिलॉसफी क्या थी उससे लिंक कर दीजिए। अगर मुगल टाइप इस्लामिक फिलॉसफी थी तो वो प्रेवलेंट था, अगर साउथ में जाएंगे तो अलग तरीके की फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन थी, तो उस हिसाब से उसके मॉन्यूमेंट, उसके एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल आप बुद्धिज़्म के दे दीजिए, जैनिज़्म के दे दीजिए, मंदिर के दे दीजिए, इनफैक्ट आप कोई एंड नहीं है, खजुराहो के दे दीजिए, और आप चलिए अफगानिस्तान तक में बुद्धिज़्म का है। तो आपको समेटना अपने शब्दों को। आई नो कि आंसर मालूम है, लेकिन 10-15 नंबर का ये क्वेश्चन है 250 वर्ड्स में, तो आपके पास लिखने का थोड़ा सा स्कोप है। तो आप आ जाइए, या तो एंशिएंट से आ जाइए और एरिया वाइज आ जाइए आप, तो आप इजीली ये तो बस आपको लिंक करने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है उसको आपको समराइज कर देना है कि किस तरीके से दोनों चीज़ें लिंक करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मिडिएवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एज। कमेंट, मध्यकालीन भारत के फारसिक साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। तो पर्शियन लिटरेरी सोर्स का आप एग्जांपल दीजिए, और आप अगर पढ़े होंगे मिडिएवल इंडिया के पार्ट पढ़े होंगे, मुगल इंडिया पढ़े हैं, एनसीईआरटी की किताब ले दीजिए, या आपका मिडिएवल इंडिया, तो उसमें से आप दोनों चीज़ों को लिंक करके यू कैन ईजिली आंसर कि वो लिटरेचर क्या थे, उस लिटरेचर में क्या किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फारसी जो लिटरेचर है तो उनमें कई सारे हैं, आप कई सारों को आप लिंक कर लीजिए, कहीं से भी आप लिंक कर लीजिए, और उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उस समय की जो है प्रेवलेंट है। तो उस समय क्या प्रेवलेंट है, उस समय में सोसाइटी में क्या प्रेवलेंट है, कल्चर में क्या चल रहा है, आर्किटेक्चर में क्या, आर्ट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, तो उसको आप समराइज कर देंगे तो यू कैन ईजिली आंसर। तो ये भी कोई बाहर के नहीं है, आपको बस लिंक करना दो पार्ट को। 13 क्वेश्चन है, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं का ग्रहण किया गया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, तो 1920 के बाद आप चलिए, आपको 1920 के बाद जो आए, आप एंडलेस है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स है, तो आप आ जाइए, बिपिन चंद्रा की किताब पे आ जाइए, एनसीईआरटी किताब पे आ जाइए। 1920 के बाद में क्या क्या हुआ आप बात करना शुरू कर दीजिए। जो अलग अलग पैरेलल मूवमेंट हो गए, तो पैरेलल मूवमेंट आप चलिए, आप महिलाओं वाले पे आ जाइए, आप आ जाइए जो बाकी चले कास्ट वाइज जो मूवमेंट चले उन पे आप बात कर सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं, आप एक ज़मींदारी टाइप के जो मूवमेंट चले वो बात करिए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टाइप के जो मूवमेंट चले उस चीज़ के बारे में बात कर लीजिए। तो सब बिपिन चंद्रा को आपको समराइज़ करके आप लिख देंगे, काम आपका हो गया। बस अलग अलग जो टाइप के मूवमेंट थे, अलग अलग आइडियोलॉजी पे, महिलाओं की आइडियोलॉजी पे, गरीबों की, ज़मींदारों की, फिर उसके बाद आप बुनकरों की आइडियोलॉजी पे, कास्ट वाइज आइडियोलॉजी पे, इन सबको आपको और उन, लेकिन इनमें क्या करना है, इसमें नाम आपको देना है, उन व्यक्तियों का नाम लिखना है, कौन व्यक्ति थे और वो क्या क्या उन्होंने पैरेलल अपने मूवमेंट बनाए, बिजनेसमैन थे उनके आइडियोलॉजिकल, और उसको लिंक कर दीजिए किस तरीके से उसका सोशल बेस बढ़ा। मतलब सोशल बेस का मतलब कैसे बाकी लोगों को भी लगा कि भाई ये जो अंग्रेज हैं इससे हमको नुकसान है, और वो भी उसमें शामिल हुए। तो बहुत बड़ा स्कोप है, विपिन चंद्रा के बाहर की कोई चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है,
द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट्स फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकल एग्जामिन। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ बाधित जल परिवहन में जैसे बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का परिवहन संबंध। यह क्वेश्चन मैं आपको मेंस में दे भी चुका हूं प्रैक्टिस के लिए लिखने के लिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर मतलब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 15 साल से चल रहा है और पहली बार ये कंसीव किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तब ये कहा गया था 2000s के अर्ली में कि सारी जो रिवर्स है, गंगा है और ये है, इनको लिंक कर दीजिए जिससे कि कहीं बाढ़ कहीं सूखा रहता है वो प्रॉब्लम हल हो चुके हैं। तो इसके पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको कितनी बार आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो ईजी क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है, यू कैन ईजिली आंसर। 15वां क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे। भारत में 10 लक्षीय नगरों जिसमें हैदराबाद एवं पुणे जिसमें स्मार्ट सिटी जिसमें कि हैदराबाद एवं पुणे जिसमें जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित है में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, अस्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। अब इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो जिन्होंने आंसर लिखा है वो जाइए कमेंट सेक्शन में और इसको खोलिए। सितंबर के अपने जो करंट अफेयर्स के हम लोगों के सेशन थे उसको आप देखेंगे, कितने जो सब्सक्राइबर है, बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने आंसर्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले दे दिया था क्योंकि इसमें जब लगातार इसका कवरेज होता था, गुड़गांव के लिए कवरेज होता था, चेन्नई के लिए कवरेज हो रहा था, तब ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था इसी चीज़ को लेके, एग्जैक्टली फ्लडिंग को लेके कि इसके कारण बताइए। और आप सभी ने जो जिन लोगों ने आंसर्स दिए थे बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे और ये भी पूछा था कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है, तो ये भी आपने लिखा है। तो ये हिंदू में खुले खुले गुड़गांव का एग्जाम्पल, एक टाइम था गुड़गांव पूरा बाढ़ में बह गया था, इसी सितंबर की बात है, तब अच्छा कवरेज आया था और उसी दौरान मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जो भी लोग तैयारी कर रहे थे इस साल मेंस की, सिर्फ अगर ये पेपर पढ़ा हो तो आंसर कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ है, एक पहलू इसमें ये है कि सिर्फ आप पेपर पढ़ के आप आंसर नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आए या कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन डाले कि यार इसको तैयार कर लिया जाए 360 डिग्री। सेम डे अगर आपने तैयार कर लिया, आपने पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आप आंसर लिख के आएंगे। इजी क्वेश्चन, मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल, मतलब ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया हुआ था, मैंने भी प्रेडिक्ट किया हुआ था और सबने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ये 100% इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट, एलोबरेट। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास की क्षेत्र भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। सोलर एनर्जी की बात हो रही है। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, प्रेडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन है ये। क्यों प्रेडिक्ट किया हुआ है? मैंने आपको क्वेश्चन लिखने को भी दिया था। कब दिया था? जब क्लाइमेट सेशन की बात आई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच भी दी थी और उन्होंने बताया था कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। पहला मौका वो आया, दूसरा मौका तब सोलर एनर्जी का बिल्कुल दिया था। दूसरा जब हमारी डेनमार्क के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे उनसे जब आपको एक अलग से मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी के बारे में क्या क्या है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और डिटेल में मैंने आपसे पूछा था कि इसके आंसर राइटिंग करिए। आराम से आप स्कोर करने जा रहे हैं, बिल्कुल दम नहीं है। मतलब आपने अगर तैयारी करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आंसर राइटिंग करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 100% पूरा का पूरा आप स्कोर करके आएंगे क्योंकि आपने आंसर राइटिंग की है। और अगर आपने हल्के में लिया है, ढंग से सुने नहीं है, फिर आप दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें हम घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हैं। आपको पॉइंट्स लिखना है, आपको कैपेसिटी के साथ बात करनी है, कितनी कैपेसिटी के है यहाँ पे आपको। और जिन बच्चों ने बात सुन के अपनी तैयारी की है रिसर्च करके, वो अच्छा आंसर लिखेंगे, विथ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, विथ साइंटिफिक डेटा लिखेंगे। तो ये चाहिए, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 17th, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में कितनी बार ये पॉइंट आ चुका है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर जो अभी भी जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अब तक क्लियर हो चुका होगा, इसकी तैयारी कर ली होगी। मैंने भी कितनी बार बात किया, अभी आपको एग्जांपल दिया, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात किया था तभी हमने बात किया था कि किस तरीके से फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात हमने की थी। इजी क्वेश्चन,
18 क्वेश्चन है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जस्टिफाई? क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। थोड़ा सा माइंड प्रोवोकिंग है। इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, मतलब डाइवर्सिटी है और प्लूरलिज्म है इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो जो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है उससे क्या थ्रेट है, किस चीज़ को थ्रेट है? हमारे डाइवर्सिटी को, मतलब डाइवर्सिटी को और प्लूरलिज्म को, बहुलवाद को। तो आप इसमें कुछ हद तक एग्री कर सकते हैं एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू अगेन गो टू योर रूट्स कि आप बात करिए कि भारत का जो कल्चरल और ये चीज़ है काफ़ी सॉलिड है। बट कुछ हद तक ये बात सही है, जो डाइवर्सिटी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि लोग एक होके, फॉर एग्जांपल आप बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन कल्चर की तरफ ज़्यादा हो गए कि उसी तरीके से आप लेट्स से कि आप खान पान की बात कर लीजिए, डाइवर्सिटी थी पहले खाने में। अलग अलग एग्जांपल्स आपको देने हैं, कल्चर की बात करनी है तो मैं फूड की बात लेता हूँ। तो फूड में आप बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ आप मूव हो गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो नए लोग हैं अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, रिजॉर्ट में ले जाते हैं, तो उस तरीके का कल्चर हो गया। लेकिन आप सेम टाइम आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम पीपल आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग देयर रीजनल कल्चर एंड ऑल्सो एंजॉइंग देयर रीजनल फूड। आप केरला में चले जाइए या बिहार में चले जाइए या आप जम्मू कश्मीर पंजाब चले जाइए, तो अपार्ट फ्रॉम इट्स ट्रू कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है कि जो अमेरिकन फूड है, अमेरिकन कल्चर है, वो चीज़ है। देन सेकंड आप बात करिए लैंग्वेज पे आ जाइए। यस, अंग्रेजी ने इंग्लिश का प्रभाव पड़ा है, इंग्लिश ने अपनी होल्ड बनाई है। और इंग्लिश क्यों है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको जॉब क्रिएट हो रही है और जॉब की वजह से इंग्लिश को सीखना मैंडेटरी हो गया है। लेकिन क्या हमने अपनी लोकल भाषा छोड़ दी है? वो नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर आप ऐसे, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आप भाषा की बात करिए, आप खान पान की बात करिए, आप पहनावे की बात करिए। पहनावे में आप कुछ हद तक एग्री कर सकते हैं कि हाँ जीन्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई है, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू जो रीजनल ड्रेसेस हैं, तो आपको वो रूरल इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। तो वो एक खतरा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो आप कपड़ों में, पहनावे की अगर आप बात करोगे, ये सब कहाँ से है? ये सब सोशियोलॉजी की पार्ट है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है एनसीईआरटी की, तो वहाँ के पॉइंट है और आप अपने एग्जाम्पल्स इसमें डाल दीजिए। जो मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, पहनावे में आप आ गए, आप उसी तरीके से डाइवर्सिटी, आपके काम की डाइवर्सिटी पे आ जाइए। तो काम किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, जो ट्रेडिशनल काम थे उनको छोड़कर हम इस तरीके से आ गए। शादियों में आ जाइए, अपने फंक्शंस में आ जाइए। आपका क्वेश्चन ये है ना, आपका माइंड चलना चाहिए। देखिए, जो सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे मेरा माइंड चल रहा अभी, तुरंत मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या क्या कैटेगरीज इसमें आ सकती है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और कैसे मुझे काउंटर करना। तो ऐसे आपको माइंड चलना है। अगर आपके माइंड अगर चल गया धड़ 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 धड़, आपने 10 पॉइंट लिख दिए और उसका कंपैरिजन कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, अभी मैंने बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में आया, ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा, अभी मेरे दिमाग में आया कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप और बेहतर पॉइंट सीख ले। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपके माइंड ट्रिगर है सोचने के लिए, तो आप एग्जाम सिचुएशन में भी वैसे पॉइंट्स को सोच सकते हैं और बेहतर पॉइंट सोच सकते हैं और इंटरलिंक करके आप बेहतर आंसर पा सकते हैं। तो यही एक तरीका है, आपको ध्यान रखना है कि माइंड को दौड़ाते रहना है। ओके, ये क्वेश्चन है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्स्कर्टेनिज्म, मतलब रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने का प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो एक तरीके से ये है आस्था और आस्था न रखने की बात है कि जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उससे हम लॉजिक हमारा मर जाता है, रीजनिंग मर जाता है। तो आप एग्री करिए, अगर आप कुछ पॉइंट्स एग्री में लिखिए, कुछ डिसएग्री में लिखिए कि हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मान लीजिए, जैसे आप दिमाग दौड़ाएंगे तुरंत वहाँ पे, ये क्योंकि क्वेश्चन एक सरप्राइज़ है, क्योंकि ये नॉर्मल आप आंसर नहीं कर पाओगे, थोड़ा फिलोसफिकल होना चाहिए और थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। रीति रिवाज एवं परंपराओं से तर्क दब जाता है, तो कैसे करोगे आप? रीति रिवाज क्या बात करोगे, क्या रीति रिवाज की बात हो रही है, तर्क का मतलब क्या है? तो ये थोड़ा सा आप जब सोचते रहोगे ना चीज़ों को, तो आप आंसर दे पाओगे। अब रीति रिवाज में आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल रीति रिवाज में आ जाओ, आप चांद सितारों में आ जाओ, ग्रहों की बात कर लीजिए, इसमें आ जाइए कि आप कुंडली में आप जो डेली आपका एस्ट्रोलॉजी देखते हैं,
आप खोलते हैं जो आता है उसके हिसाब से आपका एस्ट्रोलॉजी, डेली एस्ट्रोलॉजी चीज़ आती है कि फलाना राशि वालों के साथ ये होगा ये होगा, तो तर्क आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है कि अगर अखबार में लिख दिया कि आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ घटना हो सकती है, आप नहीं जा रहे हैं तो आप सोचेंगे नहीं। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। एक पहला पहलू ये है कि ठीक है आपको लॉजिक आपका थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, बट देन देयर इज अ सेकंड लॉजिक। सेकंड लॉजिक ये है कि आप ये भी आपको ये प्रोवोक करता है कि प्लैनेट्स क्या है, क्यों है प्लैनेट्स, क्या वाकई प्लैनेट से आदमी के जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये लॉजिक है। जब आप ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में जो अखबार में लिख रहा है कि शनि यहाँ चला गया, बुध यहाँ आ गया तो ये होगा, तो उससे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो वन थिंग इज कि अगर आप चुपचाप बैठ के सुन लिया कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि शनि भारी है और ये भारी है, तो हो सकता है कि वो आपके तर्क को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरा पहलू, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये शनि क्या है, बुध क्या है, क्या क्यों है, कैसे ये रोटेट करते हैं, प्लैनेट क्यों है, सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, तो ये आपके तर्क को विकसित करता है कि यार ये क्यों है। जब आप उसको क्वेश्चन करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट, तो दोनों ही पहलू है। तो आप इस तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। और बाकी भी पॉइंट्स हैं, कस्टम ट्रेडिशंस, बाकी भी बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, आप उनको कर सकते हैं। हमारे इंडिया में तो कमी नहीं है कस्टम और ट्रेडिशंस की। इसमें थोड़ा सा आप जंप करा सकते हैं, अगर आपको जंप कराना है तो थोड़ा बाकी भी मिडिल ईस्ट की कस्टम ट्रेडिशन की बाकी, क्योंकि इसमें इंडिया स्पेसिफिक नहीं कहा गया है, तो आप बाकी भी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अमेरिकन कुछ कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है, और जो जितना इंटरेस्टिंग आंसर देगा उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो जैसे मैंने अपना माइंड चलाया बैठे बैठे, तो वैसे आप और बेहतर तरीके से चला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपका माइंड थिंकिंग हो। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है? हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन कंट्री? एलिब्रेट योर आंसर। तो डिजिटल इनिशिएटिव से कैसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ? तो एक तो एग्जांपल यही है कि हम और आप जुड़े हुए हैं, तो वही एक आपको एग्जांपल है, डेली आप जो सुनते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, कितनी बार इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पॉइंट्स की कमी नहीं होगी और आप इजीली आंसर्स इसका लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इनिशिएटिव एंड एजुकेशन सिस्टम। तो कोरोना में तो सभी कुछ चला गया, ऑनलाइन हो गया है, और उसके अलावा आप बाकी चीज़ें लिख दीजिए कि किस तरीके से आप वेबिनार के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपके वाइट बोर्ड वगैरह आ गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें एंडलेस है इसमें। तो आप सभी को आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही डिजिटल इनिशिएटिव की वजह से ही मुझसे कनेक्ट हो रखे हैं या बाकी लोगों से जो कनेक्ट होते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया, 20वां क्वेश्चन था 15 नंबर का। सो ये पूरा पेपर था, एंड मेरे हिसाब से ये पेपर जो लोग रेगुलर हैं वो बहुत अच्छा ईजिली करके जाएंगे, बहुत ईजिली बहुत अच्छा आंसर इसमें करेंगे। और मुझे लग रहा है, एक चीज़ और बता दूं कि जो एवरेज स्कोर रहा है 2019 का वो 100 रहा है। पेपर 1 में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टॉप 100 का मार्क्स है, जो टॉप 100 जो रैंक है, उनका एवरेज स्कोर 100 के अराउंड है। ये 250 मार्क्स का पेपर है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, और आपको 120 भी अगर इसमें से स्कोर करने हैं तो यू आर आउटस्टैंडिंग, आपकी रैंक बहुत अच्छी आने जा रही है। और मेरा ये है कि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार करंट अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, बाकी बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, तो वो इजीली इसमें स्कोर करने जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि उस पॉइंट्स को आप लिख दो। एक चीज़ ये होता है कि आपको आता सब कुछ है, आप लिख नहीं पाए, या फिर आपका माइंड नहीं चला, तो फिर आप फंस जाओगे। तो दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना और उसको कैसे तुरंत लिख देना, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में उन चीज़ों को लिख देना है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आपने इस चैनल पे भी काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, आई होप कि उसके भी बहुत फ़ायदा आपको हुआ होगा। और कई लोगों के आंसर कमेंट सेक्शन में पढ़े हुए हैं, तो वो जाके देख भी सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने आंसर दिया है। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस पेपर, इट्स ओके पेपर, एवरेज पेपर। और अगर आपने आंसर्स अच्छे से लिख दिए तो आप अच्छा स्कोर इसमें करने जा रहे हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोरल बूस्टिंग है काफ़ी, कि अगर वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा वो स्कोर करेंगे। तो अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए, जो भी नए हैं। और इजी पेपर है, और मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए बेसिक बुक से। नो वन कैन स्टॉप यू इन क्लियरिंग दिस यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर एनालिसिस ऑफ पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 1, मेंस UPSC Civil Services 2020. Thank you. Goodbye.